नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस चैनल में हम हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो आपकी हेल्थ में कई सारे इश्यूज़ जो ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता है और आप उसका सलूशन जानना चाहते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में। पार्किंसंस क्या होता है, इसे पार्किंसंस क्यों कहते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसे कैसे पता लगाया जा सकता है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है और फिजियोथेरेपी में इसका क्या ट्रीटमेंट है और किस तरीके से इससे रिकवर किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में। इसका नाम पार्किंसंस क्यों है? क्योंकि डॉक्टर थे डॉक्टर जेम्स पार्किंसंस, जिन्होंने इसके बारे में बहुत डीप स्टडी की थी और जर्नल पब्लिश किया था। इस वजह से इस बीमारी का नाम उनके सरनेम यानी कि जेम्स पार्किंसंस के सरनेम पार्किंसंस डिजीज़ रखा गया। पार्किंसंस डिजीज़ कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बस हाँ, लेकिन ये बीमारी का एक खास लक्षण ये है कि प्रोग्रेसिव बीमारी है, धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे आती है शरीर में। पार्किंसंस डिजीज़ में अगर आप साइंटिफिकली समझें, अगर मेडिकल टर्म में आपको समझाऊं कि क्या होता है, इसमें क्या समस्या हो जाती है, तो बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है सबस्टेंस या नाइग्रा। वहाँ पे कुछ नर्व सेल्स होते हैं जो कि एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन का काम होता है कि वो हमारे मसल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो किसी भी कारण से, चाहे वो पार्किंसंस डिजीज़ की वजह से हो या चाहे किसी और कारण से, जब डोपामिन का प्रोडक्शन में कमी आ जाती है तो पार्किंसंस के लक्षण आ जाते हैं। डोपामिन की कमी की वजह से बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं जिसे नॉर्मली पार्किंसंस के लक्षण भी कहा जाता है। अब अगर बात करते हैं पार्किंसंस को लेके भ्रांतियों के बारे में, पार्किंसंस को लेके हमारे सोसाइटी में बहुत भ्रांतियां हैं। लोग आज जितने पार्किंसंस डिजीज़ से डायग्नोस्ड हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग जिन्हें पार्किंसंस डिजीज़ डायग्नोज नहीं है लेकिन उन्हें ऑलरेडी पार्किंसंस है, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा मिसजज किया जाता है। नॉर्मली हमारे सोसाइटी में ये सोचते हैं अगर व्यक्ति 40 से ऊपर है, उसकी एज 40 से ज़्यादा है और धीरे धीरे वो स्लो होता जा रहा है, उसमें ऐसा व्यक्ति जो बहुत चेयरफुल रहता था पहले, धीरे धीरे एक्सप्रेशन लेस हो गया है, वो थोड़ा वॉक करने या चलने में घबराने लगा है, छोटे कदम लेने लगा है, उसकी स्पीच यानी कि उसका बात करने का तरीका थोड़ा बदल गया है, झुक के चलने लगा है, उसके हाथ या पैर किसी भी अंग में थोड़ी कंपन आने लगी है किसी ग्लास को पकड़ने, कप को पकड़ने या पेन को पकड़ने में। तो इसे हमारे सोसाइटी में एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस माना जाता है कि ये तो एज है, एज की वजह से ये सारी दिक्कतें होंगी ही, ये एजिंग प्रोसेस है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कई बार ये पार्किंसंस के लक्षण हो सकते हैं। अगर पार्किंसंस को सही समय पे जाना जाए तो इसका इलाज बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है और पूरी तरह से आप इससे रिकवर हो सकते हैं। पार्किंसंस को कैसे समझा जा सकता है, उसके लक्षण से ही पार्किंसंस को समझा जा सकता है। इसके लिए कोई स्पेशल टेस्ट नहीं होता। कई बार आपको डॉक्टर्स सीटी स्कैन या एमआरआई के लिए लिख सकते हैं। अगर बात करें पार्किंसंस बहुत के जो लक्षण हैं वो बहुत धीरे धीरे आते हैं, ये सडन नहीं आता, अचानक से आपको ऐसे कोई समस्या नहीं होती। कोई भी समस्या जो इसमें शुरू होती है, कोई भी लक्षण दिखते हैं वो बहुत धीरे धीरे दिखते हैं। इस वजह से इसे मिसगाइड या मिसजज कर लिया जाता है कि ये तो एजिंग प्रोसेस है, इसलिए इसके लक्षण बहुत स्लो आते हैं और इस वजह से लोग कई बार इसे अपने एज का प्रोसेस समझ लेते हैं और इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए समय पे नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास और ये बीमारी बढ़ रही होती है, बहुत ज़्यादा स्टेज पे ये बढ़ जाती है। कोई भी बीमारियां दो तरीके की होती हैं, एक बीमारी जो कि आपने डायग्नोस हुई, दवाई ली, वो फटाफट ठीक हो गई, और एक बीमारी होती है जो कि आपको डायग्नोस हुई, फिर आपने मेडिसिन या फिर आपने कोई भी ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया और वो बहुत धीरे धीरे ठीक होती है, या फिर सिर्फ वो इतना हो सकता है कि आपकी वो डिज़ीज़ बढ़े ना और वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाती। पार्किंसंस कुछ ऐसी ही डिज़ीज़ है जो सेकेंड टाइप में आती है। पार्किंसंस का ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस में बहुत अच्छा है। फिजियोथेरेपी और कुछ मेडिसिन दोनों की सहायता से इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फिजियोथेरेपी में पार्किंसंस का क्या ट्रीटमेंट है और कैसे आप पार्किंसंस के पेशेंट को कुछ एक्सरसाइजेस, जो आसान एक्सरसाइजेस इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी, वो एक्सरसाइजेस आप उन्हें करवा सकते हैं और इजीली अर्ली स्टेज हो पार्किंसंस की, लेट स्टेज हो या मिड स्टेज हो, किसी भी स्टेज में आप उन्हें करवा सकते हैं।
ये आपकी मसल्स को स्ट्रेंथन रखेंगी। फिजियोथेरेपी की वजह से आप अपने वॉकिंग पैटर्न, आपकी मसल स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, ट्रेमर, ऐसी जो समस्याएं या जो लक्षण दिखते हैं पार्किंसंस में, उससे आप काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। याद रहे, पार्किंसंस के पेशेंट को बैलेंस करने में बहुत इशू हो जाता है, वो अपना बैलेंस नहीं संभाल पाते हैं। तो जब आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करें तो ज़रूर आपके आसपास कोई आपकी मदद के लिए होना चाहिए। इन एक्सरसाइज को करने में अगर आपको किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट या पेन महसूस होता है तो आप इसे अपने नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके उसके बाद स्टार्ट करिए। एक्सरसाइजेस बहुत सेफ़ हैं, बहुत ही ईजी, बहुत आसान एक्सरसाइज मैंने आपको एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में आगे, जो आप कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके बैलेंस ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग और आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगी। तो आइए जानते हैं उन एक्सरसाइजेस के बारे में। फर्स्ट एक्सरसाइज में इस तरीके से आप किसी कुर्सी का चुनाव करें जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, ना ज़्यादा ऊपर हो उसका लेवल, ना ज़्यादा नीचे हो, और इस तरीके से आप उस पर सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज करें। पहले आप सपोर्ट लेके ये कर सकते हैं, दोनों हाथों से आप चेयर को पकड़ के या तो घुटने पे हाथ रख के आप इसे कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका बैलेंस इम्प्रूव हो जाए तब आप इसे बिना किसी सपोर्ट के ये एक्सरसाइज को कर सकते हैं। स्मूथली और जेंटली इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। इसे भी आप 10 टाइम्स आपको मिनिमम करना चाहिए। अगली एक्सरसाइज का नाम है हील रेज एक्सरसाइज। इस तरीके से आप कुर्सी का या टेबल का किसी का सहारा ले सकते हैं या फिर दीवार का सहारा ले सकते हैं, और इस तरीके से आपको एड़ी को ऊपर उठाना है, 10 सेकेंड ऊपर होल्ड रखना है और नीचे रख देना है। इस एक्सरसाइज को पहले आप, अगर बैलेंस इशू आपको ज़्यादा है तो दोनों हाथों से चेयर का सपोर्ट लेके करें, और जैसे जैसे आपका बैलेंस इंप्रूव हो जाए तब आप एक हाथ का उपयोग करें और इसके बाद आप विदाउट सपोर्ट हील रेज एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। आप कोशिश करें कि आप हील रेज को 10 सेकेंड्स ऊपर होल्ड कर पाएं और इसके बाद इसको धीरे धीरे रिलीज करिए। ये अगली एक्सरसाइज है और इसका नाम है लैटरल स्टेप अप। इस तरीके से आप किसी स्टेप का या फिर किसी टेबल का सहारा ले सकते हैं जिसके ऊपर आप चढ़ के और इस तरीके से उतर सकते हैं। शुरू में अगर आपको बैलेंस इशू ज़्यादा है तो आप किसी टेबल या किसी चेयर के सपोर्ट के साथ इस एक्सरसाइज को करें, और जब आपका बैलेंस इशू इम्प्रूव हो जाए, जब आप बैलेंस मेंटेन कर पाएँ, तब आप इसे विदाउट एनी सपोर्ट भी लैटरल स्टेप अप, स्टेप डाउन इस तरीके से कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 टाइम्स मिनिमम करना चाहिए। धीरे धीरे आप इसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएं। पहले आप आसान से स्टार्ट करके फिर इसको डिफ़िकल्ट की ओर ले जाएं। अगली एक्सरसाइज है वॉल स्लाइड एक्सरसाइज। आप इस तरीके से दीवार का सहारा ले सकते हैं और दीवार पे ही आपको स्लाइड करना है। आपको बैठना है और उठना है, उतना ही बैठे जितना आप कंफर्टेबली जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स अपने आप को मत दें। इसको भी आप 10 बार ज़रूर करें और 10 सेकेंड तक हो सके तो इसके होल्ड करें। याद रहे, आपके घुटने आपके पैर के उंगलियों के आगे नहीं आने चाहिए। अगली एक्सरसाइज में आप इस तरीके से बिस्तर पे लेट जाएं या मैट पे लेट जाएं और आपको ब्रिजिंग करनी है। इस एक्सरसाइज का नाम है ब्रिजिंग एक्सरसाइज। दोनों घुटने को आप मोड़ लीजिए इस तरीके से, और आपको कमर के हिस्से को ऊपर उठाना है धीरे धीरे, ग्रेजुअली, और जितना आप उठा सकते हैं कंफर्टेबली, और वहाँ पे 10 सेकेंड तक आपको होल्ड करना है। 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद आपको इसे ग्रेजुअली रिलीज कर देना है और नीचे कमर को रख देना है। इस एक्सरसाइज को भी आप 10 बार ज़रूर प्रैक्टिस करें और 10 सेकेंड तक होल्ड करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप इसका होल्डिंग टाइम बढ़ा सकते हैं और इसके काउंट्स भी बढ़ा सकते हैं। अगली एक्सरसाइज को हम कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस की सीरीज में रखेंगे। ये हैंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस हैं। पार्किंसंस के पेशेंट को ट्रेमर की शिकायत होती है और उनका कोऑर्डिनेशन भी गड़बड़ होता है, तो कोऑर्डिनेशन और ट्रेमर को बैलेंस करने के लिए हम ये एक्सरसाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको आपके दोनों हथेलियों को अपने घुटने पे कंफर्टेबली रखना है और अपने हाथ में काउंटिंग करनी है आपको। पहले काउंटिंग आप इजी से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4,
और एक बार आप ये काउंटिंग आराम से कर पाएँ बिना किसी फिंगर को मिस किए तो आप इसे उल्टी काउंटिंग भी कर सकते हैं, लाइक 4 3 2 1। इसकी डिफ़िकल्टी बढ़ाने के लिए आप इसे फास्ट कमांड देके आप या किसी को कह सकते हैं कि वो आपको कमांड दे, आप अपने आप को सेल्फ कमांड दे के एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कमांड दे रही हूँ 4 3 2 1 3 3 1 4 2 3 1। इस तरीके से आप इसकी डिफ़िकल्टी बढ़ा सकते हैं। अगली एक्सरसाइज में हम हाथ के कोऑर्डिनेशन के लिए एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। इस एक्सरसाइज में आप अपने शरीर के अलग अलग अंगों, जैसे कि मैं चेहरे के अंगों का इस्तेमाल कर रही हूँ, आँख, नाक और कान का इस्तेमाल कर रही हूँ, ईयर, नोज, आइज़। आप पेशेंट को ये कमांड दे सकते हैं कि आप अपने हाथों की उंगलियों से आप राइट या लेफ्ट दोनों में से किसी भी हाथ का चुनाव कर सकते हैं। आप कोशिश करिए कि जिस हाथ में आपको ट्रेमर की ज़्यादा प्रॉब्लम है, कंपन की ज़्यादा प्रॉब्लम है, उस हाथ को आप इस्तेमाल करें और पेशेंट को आप कमांड करें कि वो अपनी नाक को टच करे, अपने कान को टच करे अपने इंडेक्स फिंगर की टिप से। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इन पेशेंट को कमांड कर रही हूँ और अकॉर्डिंगली ये एक्सरसाइज परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे। यूज़ योर राइट इंडेक्स फिंगर। विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट इंडेक्स फिंगर। टच योर नोज, आईज, ear, eyes, nose। अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो आप आसानी से टच कर पाएंगे बिना मिस किए। तो इसकी डिफ़िकल्टी बढ़ाने के लिए आप पेशेंट को कमांडिंग फास्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। नोज, आईज, ईयर। और इसको और डिफ़िकल्ट बनाने के लिए आप राइट एंड लेफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक आई एम गिविंग कमांड टू दिस पेशेंट। टच योर राइट ईयर, टच योर लेफ्ट ईयर, टच योर लेफ्ट आई, टच योर राइट आई, टच योर लेफ्ट नोज, टच योर राइट नोज, लाइक दैट। आप इस एक्सरसाइज की डिफ़िकल्टी को बढ़ा सकते हैं। इस एक्सरसाइज को भी आप कम से कम एक सेट में 30 to 40 टाइम्स करें। अगली एक्सरसाइज कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज है आप और बैलेंस एक्सरसाइज भी है, आपके लेग्स के लिए है। आप इस तरीके से एक सर्कल बना के खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को रख के, और इस तरीके से आप नंबरिंग मार्क कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी आप करना चाहें। और आप इसे प्रैक्टिस करें एक के बाद एक पैर से। पहले आप किसी भी पैर का चुनाव कर सकते हैं, जैसे कि मैं इन पेशेंट में राइट लेग का चुनाव कर रही हूँ। तो राइट पैर से मैं आपको दिखाऊंगी कैसे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। मैं पेशेंट को कमांड दूंगी कि आप ये नंबर टच करिए और अपने राइट लेग से वो अपने बैलेंस को मेंटेन करते हुए वो नंबर टच करके आपको दिखाएंगे। आपको सेम मैनर में आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। ओके, यूज योर राइट लेग। 1 2 3 4 5 6 3 2 4 6 1। आप इस तरीके से पेशेंट को कंफ्यूज कर सकते हैं, उसकी डिफ़िकल्टी बढ़ा सकते हैं अलग अलग नंबर्स को अलग अलग टाइम पे बोल के। और इस तरीके से ऑल्टरनेट आप लेग भी चेंज करा सकते हैं। पहले राइट लेग से आप पेशेंट को प्रैक्टिस कराइए, फिर लेफ्ट लेग से प्रैक्टिस कराइए। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर पेशेंट को बैलेंस की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है तो आप जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने थोड़ा दूर लिखे हुए हैं, आप उन्हें थोड़ा पास पास भी लिख सकते हैं और सिर्फ 1 या 2 नंबर से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज है टेंडम स्टैंडिंग। टेंडम स्टैंडिंग में आपको इस तरीके से एक सर्कल बना लेना है और इस तरीके से एक इमेजिनरी लाइन या लाइन ये आप अपने से भी ड्रॉ कर सकते हैं, या इस लाइन को आप इस तरीके से बनी हुई लाइंस को भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको एक के बाद एक पैर एक दूसरे के सामने इस तरीके से रख के और बैलेंस करना होता है। आप जितना हो सके बैलेंस को बना सकते हैं, उतनी देर तक ये बैलेंस बना के रखिए और अपने पैर को
एक पैर को आगे और दूसरे पैर को पीछे, राइट लेफ्ट, और फिर उसके बाद लेफ्ट राइट, ऐसे ऑल्टरनेट आप दोनों पैर को इस्तेमाल करके इस बैलेंस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसे 10 टाइम्स मिनिमम ज़रूर करें और एक सेट को कम से कम 20 सेकंड तक बैलेंस करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपका बैलेंस इम्प्रूव हो जाएगा। अगली एक्सरसाइज बैलेंस एक्सरसाइज है सिंगल लेग स्टैंडिंग। सिंपली आप एक पैर का इस्तेमाल करें, चाहे आप राइट से शुरुआत करें या लेफ्ट से। उस पर पूरा बॉडी का वेट डालें और अपने दूसरे पैर को ऊपर उठा लें और ऊपर उठा के आप जितना हो सके इसको बैलेंस करें। आप अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से आप सपोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। रिलैक्स, चेंज योर लेग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। लाइक दैट आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी आपका बैलेंस इंप्रूव करने में बहुत यूजफुल है। आप इसकी डिफिकल्टी को भी धीरे धीरे बढ़ाइए। एकदम से आप बिना सपोर्ट के इसको मत करिए, नहीं तो गिरने का डर है। आप सपोर्ट लेके फिर उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप बिना सपोर्ट के इसे करिए। तो ये थी कुछ बहुत आसान सी एक्सरसाइज और कुछ शेड्यूल जिसे आप फॉलो करके बहुत जल्दी और बहुत कम समय पे और घर पे ही पार्किंसंस डिजीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस आप सुबह शाम दोनों टाइम करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक टाइम तो आपको करना ही चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी तरीके का आपको एक्सरसाइज करने में समस्या है या कोई भी एक्सरसाइज आपको समझ नहीं आई है या कोई भी लेक्चर का पार्ट आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।